बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा है चीन का, सारी दुनिया की नज़रें उस पर हैं और प्रेसिडेंट शी ने भी यही बात की है, जो चीन के सदर हैं, कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है और बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी मुस्बत बातें की। जब इतनी बड़ी दो पावर्स मिल रही हैं तो यहाँ पे कोई नेगेटिविटी तो हो नहीं सकती। तो दोनों की कोशिश ये है कि मैक्सिमम अचीव किया जाए और अच्छे माहौल में अचीव किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अब प्रेसिडेंट शी को और उनकी अहलिया को दावत भी दी है अमेरिका में कि सितंबर में, गलबन 24 सितंबर का उन्होंने कहा जी कि आप अपनी अहलिया के साथ अमेरिका तशरीफ ले आए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो इस्तकबाल बड़ा ज़बरदस्त हुआ डोनाल्ड ट्रंप का। वहाँ पे सदर तो नहीं थे चीन के, लेकिन अवामी सतह पे बहुत सारे लोग चाइना में सड़कों पे निकले, वो डोनाल्ड ट्रंप को देखना चाह रहे थे। दूसरा, मैंने एक और चीज़ देखी कि वहाँ सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही थी, यानी अगर एक लाइन में प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर जा रहे हैं तो दूसरी लाइन चाइना में चल रही है। पाकिस्तान में नायब सदर आ गया था अमेरिका का, तो हमने पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दिया था, बल्कि हमने 2 हफ्ते तक कर्फ्यू लगाकर रखा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कि शायद कोई अमरीकी ओहदेदार आ जाए। सदर भी नहीं आ रहा था, नायब सदर भी नहीं आ रहा था, लेकिन हमारा कर्फ्यू खत्म नहीं हो रहा था। तो बहुत फर्क है पाकिस्तान की डीलिंग में और चाइना की डीलिंग में। चाइना आज एक बहुत ताकतवर मुल्क है। उनके सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को सामने बिठाकर कहा कि अमेरिका और चीन के दो तरफा ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन को तारीखी करार दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका दोनों एक साथ चल सकते हैं। चीनी सदर ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात 1.7 अरब आबादी वाले दोनों ममालिक की फलाह बहबूद और दुनिया के 8 अरब से ज्यादा लोगों के मफादात से मुताल्लिक है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने अपने खिताब में कहा कि उनका चीन में शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान कई उमूर पर गुफ्तगू करने का मौका हमें मिला है, और साथ ये भी कहा कि इनके साथ होना मेरा एजाज है। 24 सितंबर को उन्होंने व्हाइट हाउस में दावत दी है डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट शी को और उनकी अहलिया को। अपने जो स्केड्यूल है उसमें से उन्होंने ये टाइम दिया कि इस पे जो है वो चीनी सदर आए। अब वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होगा कि किस तरीके से उनका इस्तकबाल होता है अमेरिका में और कैसे वो वहां पे मुलाकातें करते हैं, अगर वो जाते हैं तो। अभी ये सिर्फ एक दावतनामा है, इसके ऊपर कंफर्मेशन जब आएगी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो नादरीन, पूरी दुनिया नजरें इसलिए लगाकर बैठी हुई है कि यहाँ पे अमेरिका चीन को कायल करने में कामयाब हो जाएगा कि वो ईरान के ऊपर दबाव डाले और उस दबाव के नतीजे में जंगबंदी हो जाए और ईरान वो शराइत मान ले जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को एक फेस सेविंग चाहिए और वो फेस सेविंग ईरान ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ईरान को कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को एक लीडर के तौर पर तस्लीम करना पड़ेगा। कुछ चीजें यानी यूरेनियम के मामलात में अमरीकी मफादात के करीब जाना पड़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ को गैर मशरूत तौर पे खोलना पड़ेगा। इससे डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी फौजें इस खित्ते से निकलते हुए वो ये नारा लगाएंगे कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि दूसरी तरफ जो मुखालिफिन है वो ये भी कहेंगे कि ना रजीम तब्दील हुआ ईरान के अंदर, ना उनकी एटमी सलाहियत कम हुई ईरान के अंदर, ना उनके जो है वो मिसाइल सलाहियत जो है वो इफेक्ट हुई ईरान के अंदर। तो दूसरी तरफ ये बातें भी लोग करेंगे। अब अमेरिका के अंदर लगातार ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि ईरान चंद हफ्ते दूर है एटमी तजर्बा करने से। देखिए ना, पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने जून में ये कहा था। अब मुहासबा तो इस बात पे भी होगा अमेरिका में कि आपने पिछले साल जून में कहा था कि हमने ऑपरेशन कर दिया और अब ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा, और इस साल अब आप दोबारा कह रहे हैं कि चंद हफ्ते दूर था, आपने फिर लड़ाई लड़ ली। तो 40 दिन की लड़ाई लड़ने के बाद आपने कहा कि ईरान अब कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा। अब दोबारा से आप टेबल के ऊपर बैठ के ईरान के साथ तय करना चाहते हैं कि वो एटमी कुव्वत ना बने। तो फिर आपको फौज इस्तेमाल करने का, इतने हथियार फूंक देने का, अरबों डॉलर जाया कर देने का क्या फायदा हुआ? ये सवाल तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। नाजरीन, अब एक और खबर है मेरे पास। अब ये खबर पाकिस्तान में, क्योंकि अभी डेवलपमेंट्स आ रही हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, जो डेवलपमेंट्स आएंगी ईरान का रद्द अमल, फिर बैकडोर चैनल क्या बातचीत होती है, खबरें निकलेंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ये जो खबर है ये हिला देने वाली खबर है और हैरान कर देने वाली खबर है। सारे रिकॉर्ड टूट गए। पाकिस्तान पर कर्जे 97,360 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। 97,360 अरब रुपए, यह लगभग 1 लाख अरब होने वाला है जो पाकिस्तानियों ने अब देना है दुनिया का। ये कर्जे उतारते उतारते हमारी कमर दूरी हो जाएगी। और ये कर्जे लिए किसने हैं, ये डाटा अब मैं आपके सामने रखता हूं। ये कर्जे लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने, और ये कर्जे लेने की वजह यह है कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा। ये दोनों मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों के तमाम फार्मूले फेल हो चुके हैं मईशत के हवाले से।
मुल्क में इस्तेहकाम लाने के हवाले से, सियाहत लाने के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर लोगों को रिलीफ देने के हवाले से हर चीज में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। तो अब इन्हें भारी कर्जे लेने पड़ते हैं और अवाम के ऊपर टैक्सों का बदतरीन बोझ डालना पड़ता है। तो ये जनाब सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पाकिस्तान पर जो कर्जे हैं वो 97,307 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। इमरान खान साहब के दौर में ये कर्जे 43,000 अरब रुपए थे, 43,000 अरब रुपए ये इमरान खान साहब के दौर में थे। अगर आप उन्हें डबल भी करें तो 86 बन जाते, लेकिन इस वक्त ये कितने हो गए हैं? इस वक्त ये 97,307 अरब रुपए बन गए हैं, यानी दुगने से ज्यादा कर्जा ले लिया इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत तक। यानी आप ये समझ लें 2022 में जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, उस वक्त तक, जब से पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 से लेकर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तहरीक अदम एतमाद लाने के वक्त तक पाकिस्तान का कर्जा जितना था ना, उससे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने गुज़िश्ता 4 सालों में ले लिया। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। यानी इससे ज्यादा बुरा पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता कि जितना कर्जा पाकिस्तान ने 75 सालों में लिया, उतना कर्जा इन्होंने 4 साल में ले लिया। अब जरा आप ये सोचें कि पाकिस्तान ने उन 75 सालों में ज्यादा तरक्की की है या इन 4 सालों में ज्यादा तरक्की की है? कोई एक मंसूबा ये बता दें कि जो इनका कामयाब हुआ हो इन 4 सालों में। एक भी मंसूबा इन 4 सालों में कामयाब नहीं हुआ, तो इतना बड़ा कर्जा लेकर इन्होंने गायब कहां पे किया? यानी 43,000 अरब का कर्जा लिया गया 75 सालों में, और उससे ज्यादा कर्जा लेकर उसको 97,307 अरब तक पहुंचा दिया गया सिर्फ 4 सालों में। तो वो 75 सालों में जो पाकिस्तान ने तरक्की की है वो बड़ी है, या ये 4 साल में पाकिस्तान ने तरक्की की है? कोई एक मंसूबा इन्होंने नहीं बनाया। इन्होंने तो अपने जहाज लिए, अयाशियां की, ट्रैवलिंग की और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं। ये अपनी एक्सटेंशन ले लिया, इस्तिस्ना ले लिया। पाकिस्तान में तो इन लोगों ने ये काम किया ना। पाकिस्तानियों को क्या मिला? पाकिस्तानियों को क्या बिजली मुफ्त मिल गई? नहीं, उसकी कीमत 4 गुना बढ़ गई। पाकिस्तानियों को क्या गैस मुफ्त मिल गई? नहीं, उसकी कीमत 10 गुना बढ़ गई। पाकिस्तानियों को खाने पीने की चीजें मुफ्त मिल गई? नहीं, उनकी कीमतें दुगनी हो गई। तो पाकिस्तानियों को मिला क्या? क्या पाकिस्तानियों को पैसे बांटे गए? नहीं। क्या पाकिस्तानियों के लिए सड़कें, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ बनाया गया? नहीं, कुछ भी नहीं। खेलों के नए मैदान बनाए गए? नहीं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, अस्पताल बनाए गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जो पहले अस्पताल है उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, जो स्कूल है उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, और बजट काट दिए गए तालीम में से और हेल्थ में से, और पैसा खर्च किया गया अपनी इश्तिहारबाजी के ऊपर। यानी सादी बात आप करें ना, तो एक तरफ पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान की हुकूमत गिरने तक हमारा जो कर्जा था वो 43,000 अरब था, और उसके बाद 4 साल में जो हमने कर्जा लिया वो 54,000 अरब है। यानी 43,000 अरब हम लेते हैं 75 साल में, और 54,000 अरब हम ले लेते हैं कितने अरसे में? सिर्फ 4 साल में। और इन 4 सालों में कोई डैम नहीं बना, कोई तरक्की नहीं हुई, कोई पाकिस्तान ने ऐसी, पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया तब हमने इतना कर्जा नहीं लिया। पाकिस्तान ने मंगला जैसा, तरबेला जैसा डैम बना लिया तब भी हमने इतना कर्जा नहीं लिया। पाकिस्तान ने जंगें लड़ दी बड़ी बड़ी तब भी हमने इतना कर्जा नहीं लिया। पाकिस्तान ने बेशुमार प्रोग्राम इमरान खान के दौर में, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशर्रफ के दौर में बहुत सारे मंसूबे बने, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इतना कर्जा नहीं लिया। ये कर्जे का पैसा गया कहां पे? इसकी इंक्वायरी से ये लोग डरते हैं और जवाब देने का इनका मूड ही नहीं है। जवाब ये क्यों नहीं देते? तो सबसे पहले तो आप देखें कि मरियम नवाज के अखराजात की जब तफसीलात मांगी गई मरियम नवाज से और हुकूमत पंजाब से कि जनाब आप बताइए कि आपने कितना पैसा खर्च किया पाकिस्तानियों का अपने दौरों पे, अपनी गाड़ियों पे, अपने जहाज पे और अपने अय्याशी वाले तरीक़ाकार पे जिसके तहत आप हुकूमत कर रहे हैं। अभी अगले महीने इन्होंने आज़रबाईजान भी जाना है। गर्मी आ रही है ना, तो आज़रबाईजान एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो बहुत खूबसूरत है, माहौल बड़ा अच्छा है, लोग बड़े अच्छे हैं, खाने बहुत अच्छे हैं। वरना पंजाब हुकूमत का आज़रबाईजान के साथ क्या काम है? शहबाज शरीफ भी आज़रबाईजान बहुत चक्कर लगाते हैं, ये कह कह करके हम वहां से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आज़रबाईजान से पाकिस्तान कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाया। दावा तो इनका यह है कि $2 अरब लेकर आ रहे हैं, लेकिन इतना पैसा मुझे लगता है कि ये खानदान आज़रबाईजान के टूर कर करके खर्च देगा और $2 अरब शायद नहीं आने। अच्छा, अब मामला यह है कि एक सवाल नामा भिजवाया गया वकील अब्दुल्ला मलिक साहब ने मरियम नवाज के दफ्तर को, जो राइट टू इंफॉर्मेशन का एक आइन के अंदर कानून है, उसके तहत एक दरखास्त दायर की थी और एक एप्लीकेशन भिजवाई थी कि बताया जाए कि मरियम नवाज के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ियां
ان کے غیر ملکی دورے اور حکومت پنجاب کی جانب سے حاصل کیے گئے ایک پرتعش طیارے کی تفصیلات جو ہے وہ انہوں نے طلب کی. بتائیں ہمیں ان کی تفصیلات. تو پاکستان میں جو ہے وہ آر ٹی آئی کا ایک باقاعدہ قانون ہے. آئین کا آرٹیکل 19A جو ہے وہ اس کو تحفظ دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہیں, آپ ایک خط لکھ کر, اور کوئی بھی شخص, وکیل نہیں, کوئی بھی شخص جو ہے وہ سرکاری انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے اگر وہ انفارمیشن خفیہ نہیں ہے. تو ناظرین, جو درخواستیں جمع کرائی مسترد ہو گئی, یعنی انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ آپ کو ہم نہیں بتاتے کہ ہم نے کتنے پیسے خرچ کیے مریم نواز کے اوپر. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے اربوں روپیہ پھونک دیا پاکستانیوں کو, اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ 50 ارب روپیہ پاکستانیوں کا لگا دیں گے 5 سال میں مریم نواز اور نواز شریف کی ذاتی تشہیر کے لیے, اور یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر کو پیسہ دیا جائے گا. یعنی آپ کا پیسہ زیادہ تر سوشل میڈیا کے پاس چلا جائے گا, اور باقی اخبارات وغیرہ کو بھی دے رہے ہیں اور ٹی وی چینل کو بھی دے رہے ہیں. اس کے باوجود ٹی وی چینلز نوکریوں سے اپنے ملازمین کو نکالتے چلے جا رہے ہیں. بجلی کے بل, یعنی عوام کو انہوں نے اتنا دبا دیا ہے کہ بجلی کے بل اب جو آ رہے ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ خوفناک ہیں. اب جو نئے بل لوگوں کو موصول ہوں گے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں کے بعد, تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ سبسڈیز حکومت تقریباً ختم کر چکی ہے, IMF کی تمام شرائط مان چکی ہے, بجلی کی قیمت 4 سے 5 گنا یہ بڑھا چکے ہیں. تو ایک ایک آدمی کو, جو غریب آدمی ہے, اس کو 50 یونٹ سے 100 یونٹ کے بیچ میں بھی بجلی کا بل آ سکتا ہے. اور جب آپ یہ ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ واقعی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اس حکومت نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا. لوگ سولر لگائیں گے اور حکومت کے ساتھ لڑیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے بجلی کے میٹر ہی کٹوا دیں کہ جناب ہم سے یہ بل نہیں دیا جاتا. مجھے یاد ہے شیخ رشید نے ایک دور میں یہ بات کی تھی کہ جو IPPs کے معاہدے نواز شریف اور شہباز شریف کر رہے ہیں یہ اتنے خوفناک ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے میٹر کٹوا لیں گے اور لوگ کہیں گے کہ ہم بجلی کے بغیر رہنا چاہتے ہیں, ہم اتنی مہنگی بجلی استعمال ہی نہیں کر سکتے. ناظرین, بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے عدالت میں کیس گیا, اور وہاں پہ جو مخالف وکیل ہیں وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں, فیصلہ تو محفوظ ہو گیا ان کی ملاقات کے حوالے سے. ان کی ملاقات کروائی نہیں جاتی, نہ بشرا بی بی کی کرواتے ہیں نہ عمران خان کی کرواتے ہیں, قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی, جو سرکاری ذرائع بھی کہتے ہیں اور عمران خان صاحب کے وکیل بھی کہتے ہیں کہ وہ تو ضائع ہوئی ہے. 85% ان کا ویژن چلا گیا, تو 15% تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن فزیکلی عمران خان صاحب فٹ ہیں, مضبوط ہیں. یہ مجھے میرے سورس نے انفارمیشن, بڑے عرصے کے بعد مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ عمران خان صاحب فزیکلی وہ مضبوط ہیں, ان کا عزم بہت مضبوط ہے اور وہ بڑے تگڑے ہیں, لیکن ان کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے. دوسری جانب جو بشرا بی بی ہیں ان کی حالت خراب ہے, وہ کافی بیمار ہیں, ان کو ملٹیپل بیماریاں ہیں, خاص طور پہ ان کی آنکھ کا بھی علاج چل رہا ہے. تو عدالت کے اندر جو وکیل ہے نا بشرا بی بی کے خلاف, جو عدالت میں آیا, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد, اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. اور یہ نازک صورتحال سے کیسے گزر رہا ہے؟ انہوں نے یہ بتایا کہ جب بشرا بی بی کی بہن, جن کا نام مریم وٹو ہے, یہ جب ملاقات ہوتی ہے نا تو یہ فیملی ان کو بتا دیتی ہے کہ ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں, اور وہ باہر سے بیٹھ کر ٹویٹ کر دیتی ہیں, اور کہانی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو ملک جو ہے نا وہ نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. یار یہ کس طرح کا ملک ہے جو ایک قیدی خاتون, جو سابق خاتون اول ہے, اس کی جیل کے اندر جو حالت ہے, اس کی خبر باہر آ جانے کے اوپر, یا ایک مریم وٹو نامی ایک خاتون ہے, وہ باہر سے بیٹھ کر اگر ایک ٹویٹ کر دیتی ہیں اپنی بہن کی حالت کے اوپر, تو اس سے ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. یعنی ملک نازک, یہ جب سے پاکستان بنا ہے نا, یہ جرنیلوں نے اور ان کے ٹاؤٹوں نے ہمیں ایک ہی کہانی سنائی ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, ملک خطرناک موڑ سے گزر رہا ہے. ہمارا تو نہ وہ نازک دور ختم ہوتا ہے, نہ وہ ہمارا جو ہے حساس موڑ ختم ہوتا ہے. ہم تو وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا. پاکستان کو انہوں نے ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیا, اور آج ہم پہ 97,000 ارب کا انہوں نے قرضہ بھی چڑھا دیا. عمران خان صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, وہ جاتے جاتے میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن ندیم افضل چند نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی جب بھی کبھی آئینی ترمیم کی بات چلتی ہے نیب سرگرم ہو جاتا ہے. تو چند صاحب نے وہ بات کر دی جو پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں کر سکی. پیپلز پارٹی کو نا بروٹ میجورٹی کا مطلب اب پتا چلے گا. بلاول نے ایک میٹنگ لی ہے, وہاں پہ بڑا کانفیڈنس شو کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن بات بنے گی نہیں. اب بجٹ بھی پاس کروانا پڑے گا پیپلز پارٹی کو, اور 28ویں آئینی ترمیم بھی پیپلز پارٹی کو پاس کروانی پڑے گی. ان کا نصیب ہی ہے کہ یہ جوتے پالش کریں گے. اگر بلاول نے کبھی فیوچر میں وزیر اعظم بننا ہے تو اور اچھے جوتے پالش کرنا ان کو سیکھنا پڑے گا, اس کے علاوہ ان کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان نے اپنی حالیہ ملاقات میں نہایت تشویشناک انکشافات کیے تھے. جب یہ
سلمان صفدر گئے تھے. ان کی آنکھ کی بینائی میں کوئی بہتری نہیں آ رہی. تقریباً 85% بینائی متاثر ہو چکی ہے. کئی بار اسپتال منتقل کیے جانے کے باوجود علاج میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. عمران خان نے اپنی بیوی کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار بھی کیا تھا. میں مضبوط انسان ہوں, یہ سب برداشت کر لیتا ہوں, مگر میری اہلیہ کو 24 گھنٹے تنہائی کی قید میں رکھا جا رہا ہے. نہ کسی سے ملاقات, نہ کسی سے بات چیت, نہ سلام, نہ دعا. یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی اذیت ہے. انہوں نے سوال کیا, کیا احتساب عدالت کے جج ناصر جمشید رانا نے اپنے فیصلے میں تنہائی کی قید جیسی کوئی سزا دی تھی ہمیں؟ اگر نہیں تو پھر جیل حکام کس قانون کے تحت ایسی اضافی پابندیاں ہمارے اوپر لگا رہے ہیں جو عدالتی فیصلے کا حصہ ہی نہیں ہے؟ یہ معاملہ نہ صرف انسانی حقوق بلکہ قانون اور انصاف کے تقاضوں پر بھی سنگین سوالات اٹھا رہا ہے. یہ بات بیرسٹر سلمان